तो अब हम शुरू करते हैं CPACE, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट एग्जिट। कॉर्पोरेट्स का प्रॉब्लम है कि जब वो आते हैं तो आराम से अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में जब वो वापस जाते हैं तो अगेन दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ लिटिगेशन। अब देखो, आपने बिजनेस लगाया, आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, आपका 50 लाख वेस्ट हो गया, 50 लाख का आपने मशीनरी वगैरह खरीदी थी, आप बोल रहे हो कि यार इसको बेच के कम से कम जिनके कर्जे हैं उनको उतार दूं। अब आपको बेचने नहीं दिया जा रहा, केसेस लगे हुए हैं, स्टे आया हुआ है, 10-10 साल लग रहे हैं, तो आपका वो पैसा भी फंसा हुआ है और आपके घर पर कर्जा भी है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनीज नहीं करती बिजनेस ऐसी कंट्री में, तो वहां पर एग्जिट फास्टर होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे 15-16 या 16-17 ने कहा था इंडिया में चक्रव्यूह प्रॉब्लम है। चक्रव्यूह प्रॉब्लम का मतलब होता है कि एंटर तो कर सकते हो, बाहर नहीं आ सकते, है ना। तो उसके लिए CPACE बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ में और भी बड़ी सारी चीजें की गई थी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वगैरह, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक। अब आप मार्वल को देख लो यार, मार्वल दुनिया पागल है उसके पीछे। मार्वल कॉमिक, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, कितना चलता है वो। सोचो कितनी सारी चीजें चलती हैं उसकी वजह से। पहली बात तो सीधे सीधे मूवीज, उससे पहले, मूवी से बहुत पहले से 30-40 साल से अमेरिका में कॉमिक्स के लिए लोग पागल होते थे, जो कॉमिक्स आती थी, है ना। उसके साथ साथ में फिर उसकी गेम्स बनती हैं, फिर उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे आयरन मैन का टॉय, थॉर का टॉय, वो बिकता है, फिर वो अमेजॉन प्राइम और डिज्नी पे आता है, फिर वहां अलग पैसा कमाते हैं। तो कॉमिक का, एनिमेशन का बहुत ज्यादा रोल है आज के टाइम पे, है ना। यही यार, आपका मूवीज और एनिमेशन और कार्टून्स के साथ। किसके साथ? गतिशक्ति तो हम कर ही नहीं रहे, अब तो हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर रहे हैं। बजट के साथ, ऐसा बोलो ना, बजट के साथ क्या रिलेशन है? इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल है भाई। अगर आप अभी आप अमेरिका की मूवी देखने जाओगे, अभी लगी है ना डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, देखी किसी ने? देखी आपने? कैसी है? मैंने भी देखनी है लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। कितने बजे लगती है वहां पे? क्या आपने पायरेटेड कॉपी देखी क्या? अच्छा अच्छा, चलो अच्छा किया, पैसे बचाए। स्टूडेंट लाइफ में ये करना चाहिए, हाँ। लेकिन वो है कि गलत बात भी है, कैमरे पे होना तो बोलना पड़ता है। गलत बात है, पायरेट कॉपी मत देखो, ऐसे लॉस होता है एंड बड़ी गलत बात है, सरकार आप पे केस कर सकती है। विजुअल इफेक्ट्स, अब आपके मोबाइल में ऑगमेंटेड रियलिटी है, आप अपना चेहरा कुत्ते की तरह बना सकते हो। बना सकते हो ना, बनाते भी हैं लोग, कितनी खुशी खुशी से बनाते हैं पपी का चेहरा। और आजकल तो बॉल्ड भी होता है इंसान, दाढ़ी भी गायब होती है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी में। तो एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। अब आप याद होगा आपको, कोई 1-2-3 साल पहले फेसबुक पे आया था 10 ईयर एजिंग वाला, कि अपना फोटो डालो तो 10 साल एज दिखा देंगे आपको, है ना। आपको पता है कि उन्होंने उसी फोटो से वो एल्गोरिथम क्रिएट किया फाइनली, जिससे आप ये बना रहे हो। ये ऑगमेंटेड रियलिटी उसी से हुआ है। आपने उनको मुफ्त में अपने फोटोज दिए कि करो एक्सपेरिमेंट। सोशल मीडिया है इतनी कमाल की ना, सारा काम आपसे करते हैं। आपको लगता है कि सब फ्री मिल रहा है एंटरटेनमेंट, आपका डेटा यूज किया जा रहा है, डेटा के बेसिस पे सब कुछ बनाया जा रहा है। टेस्ला इट इज नॉट एक्चुअली एन इलेक्ट्रिक कार कंपनी, इट इज अ डेटा कंपनी। ये डेटा जनरेट करता है और उस डेटा का बड़ा वैल्यू है। और आज की डेट में डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा का वैल्यू ऑयल से ज्यादा है। आपको बस पता होना चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसे वन ऑफ माई फ्रेंड, वो भी IAS ऑफिसर है, वो बताया कि यार मैं बेसिक डेटा ढूंढने जाता हूं ना गवर्नमेंट के लिए, कि इस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, कि ताकि मेरे अंदर जो डिस्ट्रिक्ट सारी मैं देखूं, कहता वो भी अवेलेबल नहीं होता। डेटा ही नहीं गवर्नमेंट के पास, तो कैसे होगा, मतलब डेवलपमेंट कैसे होगी? सो ये जो ये सेक्टर्स हैं जिसमें पूरा वर्ल्ड बहुत पैसा कमा रहा है, पबजी ने पूरी हिंदुस्तान को पागल कर दिया, टिकटॉक ने अच्छे खासे लड़कों को लड़कियां और लड़कियों को लड़का बना दिया है। तो टिकटॉक और इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल, और इंडिया में IT सेक्टर है भी, ऑलरेडी है, तो क्यों नहीं इसका फायदा उठाया जाए? तो गवर्नमेंट कह रही है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक पे हम पैसा देंगे स्टार्टअप्स को। यहां पर एक चीज लर्न कर लो, डीप फेक। डीप फेक
आज के जमाने में आपका एग्जैक्ट वीडियो बनाया जा सकता है और आपसे कुछ भी बुलवाया करवाया जा सकता है, कोई डिफरेंस नहीं होगा आपकी वीडियो में और उसमें। इसको कहते हैं डीप फेक। टेक्नोलॉजी की मदद से आपकी कुछ वीडियो से आपकी वॉइस उठाई जाएगी, आपका फेस उठाया जाएगा और उसको ऐसे प्रोसेस किया जाएगा कि आपको लगेगा सच में आपने बोला, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किम कार्दाशियन है ना, किम कार्दाशियन से एक का वीडियो बनाया गया था, उस पर बताया था कि आई लव टू मैनिपुलेट पीपल फॉर मनी। उसको वायरल किया गया था, फिर लोगों ने कहा सच में इसने बोला है, फिर बताया गया कि नहीं ये डीप फेक था, इससे बचे रहो। गवर्नमेंट ने फौरन उसको बैन कर दिया ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कभी प्रेसिडेंट का बयान बना दिया कि आई ऑर्डर द फोर्सेस टू अटैक और लोगों ने कर दिया तो हो जाएगा ना कांड। ऐसी चीजों को एकदम से प्रिवेंट किया जाता है, एकदम से रोक दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट कर रही हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है क्योंकि उससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंपल सा चीज है, ड्रोन्स आए, ड्रोन्स है, आप ड्रोन्स में छोटा सा एक्सप्लोसिव लगा के किसी भी जगह पर बेच के किसी को भी मार सकते हो बड़े इजीली, और कोई खास पैसा भी नहीं लगेगा आपका। लेकिन इसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया क्योंकि आप सोचो ना कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है ये, किसी को भी आप असैसिनेट कर दोगे। सिमिलरली डीप फेक्स इज वेरी पॉसिबल, बहुत ज्यादा उसको डीप अंदर जाके और फॉरेंसिक टेस्ट करके पता पाओगे कि ये नकली वीडियो है, लेकिन लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। अब मान लो किसी बड़े लीडर से भड़काऊ बयान बता दिया, तो वो बेचारा जब तक पता चलेगा लोगों को ये झूठ था तब तक लोग उसको मार भी देंगे। तो एनिमेशन वगैरह में ये भी एक चीज आती है डीप फेक, और अक्सर इस पे सवाल बन सकता है कि डीप फेक इज, तो आप बोलोगे ये वो वीडियोस हैं विच डू नॉट डिफरेंशिएट इन एक्चुअल पर्सन एंड द वर्चुअल पर्सन। ठीक है ना। डीप फेक क्या है? एक एआई एल्गोरिदम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम है जो हेल्प करता है ऐसे वीडियोस, ऐसे इमेजेस क्रिएट करने में विच आर एग्जैक्टली लाइक द पर्सन, दे स्पीक लाइक द पर्सन, दे एक्ट लाइक द पर्सन, उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी वैसे ही होते हैं। टेलीकॉम सेक्टर, आप जानते हैं कि एक जमाने में हमें लगता था कि यार इंटरनेट स्पीड एक चीज से ऊपर क्या है। मुझे याद है हम कॉलेज में थे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेरी इंजीनियरिंग रही है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि यार हमारे कॉलेज में 2011-12 में ही हमारे पास फास्ट इंटरनेट स्पीड कनेक्शन था, 70 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड थी 11-12 में, अभी 3G 4G आया भी नहीं था। तो हम डिस्कस करते थे कि यार इसके ऊपर क्या स्पीड चाहिए, मतलब अगर आपका बफर सही से हो रहा है, आपके वीडियो सही चल रहे हैं और आपका गेमिंग सही चल रही है, या भी कोई भी प्रोसेसिंग आप कर रहे हो, उसके लिए मिनिमम 50 Mbps की स्पीड चाहिए मैक्सिमम। उसके ऊपर हमें जरूरत क्या है? तब ये डिस्कशन चलती थी कि इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर कितनी भी इंटरनेट स्पीड आए तो हम ये इमेजिन करते थे कि हां, अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी अब इन्वेस्ट नहीं करेंगी हाई स्पीड इंटरनेट में। क्यों? क्योंकि उसका फायदा ही नहीं है। जितना काम 50 Mbps में हो रहा है तो हमें 1000 Gbps की क्या स्पीड की जरूरत है। लेकिन आज देखो आप, इट हैज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्स देखो आप, रियल टाइम में मोबाइल एप्स पे क्या क्या नहीं हो रहा। यहां बैठ के आप चाइना में किसी बैठे बंदे के साथ गेम खेल रहे हो। क्रिप्टो करेंसी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके लिए बहुत तेज प्रोसेसिंग की चाहिए जरूरत रियल टाइम में, तो आपको और ज्यादा इंटरनेट स्पीड चाहिए। इसीलिए अब 5G भी रोल आउट होने वाला है, तो गवर्नमेंट ने 5G के रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, R&D के लिए इन्वेस्टमेंट करने का बोला कि हम 5G के लिए इंडिया में ही क्या करेंगे, इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। अभी 5G 4G में क्या डिफरेंस है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे मेंस में, प्रीलिम्स में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली याद होगा 5th जनरेशन है, इसकी लेटेंसी कम होगी कंपेयर टू 4G। लेटेंसी का मतलब डिले, और उसकी स्पीड कंपेरेटिवली ज्यादा होगी 4G से। सिंपल लेटेंसी वर्ड याद रखना, हो सकता है लेटेंसी से पूछ लें। एक्सपोर्ट प्रमोशन, आपको पता है कि एक्सपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हम अपने प्रोडक्ट्स को बाहर बेच के पैसा कमाते हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है, और उसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज करके हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू डू ट्रेड विद अदर कंट्री। और आपको बताया किस कंट्री को आज के टाइम पे ऑयल की जरूरत नहीं है, और अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाए तो हमारा क्राइसिस हो सकता है, बीओपी क्राइसिस बोलते हैं उसको, जो 91 में भी हुआ था। पढ़ेंगे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आत्मनिर्भर इन डिफेंस, आपको पता है डिफेंस में तो आत्मनिर्भरता होना बड़ा जरूरी है। कल को किसी कंट्री ने मना कर दिया, जाओ नहीं देते आपको अपाचे हेलीकॉप्टर, जाओ नहीं देते आपको S-400 मिसाइल सिस्टम, क्या कर लोगे? और वही अटैक करेंगे आप पे। तो जहां पर हम इंपोर्ट करते हैं बड़े सारे वेपन्स को, एट द सेम टाइम वी आल्सो हैव टू एंश्योर कि हमारी अपनी इंडस्ट्री बड़ी डेवलप्ड हो। और आपको पता है अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल खुद जनरेट की हमने। तो हम लोकली स्टार्टअप्स को एनकरेज कर रहे हैं कि आप
क्वालिटी वेपन्स बनाओ, हम आप ही से खरीदेंगे, हमें क्या जरूरत है। तो इस बार 68% जो बजट रखा है, कैपिटल बजट फॉर डिफेंस, उसको आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री में दोगे, यानी यहां के लोगों से प्रोक्योर करोगे। आपको पैसा दिया गया, आप इन्वेस्ट करो, आप चीज क्रिएट करो। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एकेडमिया, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री के साथ लिंक किया जाएगा। अब देखो, एक तो हो गया R&D, कोई नया वेपन बनाना, टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी पड़ती है। आप सोचो, कभी आपने ब्रह्मोस मिसाइल को उड़ते हुए देखा है? कभी देखना, ऐसे जाती है, फिर ऐसे होती है, और एक होता है क्रूज मिसाइल, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ ग्रेविटी को यूज करती है। अगर देखा जाएगा, अच्छा हमें लेट्स से उस कंट्री पे इसको लॉन्च करना है, तो एक एंगल देंगे, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है हमने फिजिक्स में, उस एंगल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि इतना ऊपर जाएगा, फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा और फट जाएगा। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, उसमें आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार लॉन्च हो गया तो हो गया, थोड़ा बहुत होता है पर इतना नहीं। क्रूज मिसाइल को आप कंट्रोल कर रहे होते हो, टर्न कर सकते हो, ऊपर भेज सकते हो, नीचे भेज सकते हो, बड़ा जबरदस्त टेक्नोलॉजी। अब देखना, तो एक तो हो गया R&D क्रिएट करना, कि टेक्नोलॉजी क्रिएट कर ली, उस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, लाखों करोड़ रुपए लगता है, लाखों करोड़ रुपए। अब वो लाखों करोड़ रुपए लगाएगा कौन? कुछ गवर्नमेंट देगी, लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी आना पड़ेगा, तो स्टार्टअप्स। और R&D में रिसर्च डेवलपमेंट करेगा कौन? PhDs एंड ऑल दीज पीपल, साइंटिस्ट। उसके लिए आपको चाहिए एकेडमी। और जब टेक्नोलॉजी बन गई तो उसको मास प्रोड्यूस करना है, मास प्रोड्यूस, तो वो कौन करेगा? इंडस्ट्री। तो इन तीनों के आपस में कोलैबोरेशन से होगा ये। जैसे जब वैक्सीन बन गई, बहुत टाइम लगा हम तक पहुंचने में, क्यों? क्योंकि मास प्रोड्यूस करनी थी, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। हम कितनी भी गालियां उनको दें, एट द सेम टाइम अच्छी बात यह थी कि हमारी कंट्री में ऐसी ऑलरेडी इंडस्ट्रीज थी, जिसकी वजह से में आसानी हुई, वरना किसी और कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता। और एक अलग से एक नोडल एजेंसी बनाई जा रही है कि जब भी कोई वेपन प्रोक्योर करना है, कोई टेक्नोलॉजी प्रोक्योर करनी है, तो उसकी स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन की किस क्वालिटी का है, ये वो नोडल एजेंसी डिसाइड करेगी। फिर आगे सनराइज अपॉर्चुनिटीज, सनराइज अप एंड कमिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिसिस, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब मान लो ये इट्स टुडेज इंटरनेट। मैंने आपको बताया था, एलॉन मस्क ने कहा था कि 95 में मैंने इंटरनेट पे काम किया, तब बिल्कुल नया था। जेफ बेजोस ने भी यही किया। ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है, अगर इन पे हमने काम अभी नहीं किया तो हम मिस कर जाएंगे इससे जो भी फायदे होने हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इन सब पे इन्वेस्ट करना चाह रही है, इंक्लूडिंग ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन मोबिलिटी सिस्टम। अब फार्मास्यूटिकल को भी डाल दिया, क्यों? क्योंकि कोरोना के बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत राइज पे आ गई। एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन। आपको पता है कि हमें इंश्योर करने के लिए कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर पाए, उसके लिए हमको क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, जिसकी तरफ तो एयर पोल्यूशन है, ना तो कोई और पोल्यूशन है। 19,500 करोड़ रुपए रखा गया है ताकि इंडिया में हाई एफिशिएंसी सोलर सेल बनाए जाएं, और इसको बोला प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतने ज्यादा इंसेंटिव्स दिए जाएंगे आपको, टैक्स की फॉर्म में, सब्सिडीज की फॉर्म में, ठीक है ना। सो हमारा टारगेट है कि हम 280 गीगावाट पावर सोलर से प्रोड्यूस करें बाय 2030। ये हमारा टारगेट है, और इसी को प्रोड्यूस करने के लिए हमने ये पैसा इन्वेस्ट किया है। अच्छा, एट द सेम टाइम आपको पता है कि सबसे ज्यादा पावर किससे प्रोड्यूस की जाती है? किस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से? थर्मल से, हाइड्रो से, रिन्यूएबल से, या फिर क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल से। नॉन रिन्यूएबल में क्या मतलब? बिल्कुल सही, कोल से होती है, थर्मल पावर से होती है। अब इसका मतलब है कि आप कितना भी कोशिश कर लो, अगले 10, 15, 20 साल तक आपको कोल से ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो वहां एक गवर्नमेंट ने बड़ी सही चीज ढूंढी है। आपको पता है स्टेबल बर्निंग के बारे में? होता क्या है, यूपी, बिहार वगैरह में, पंजाब में, जब इनकी एक फसल कटती है ना, तो नीचे वो रह जाता है ना जड़ें, उसको जला देते हैं। उससे क्या होता है, वो जलने से की वजह से जो राख बनती है वो फर्टिलाइज करती है जमीन को, एट द सेम टाइम उनको निकालने का खर्चा बच जाता है, वरना उसमें लेबर लगेगी, पैसा लगेगा। अब उसकी वजह से यूपी, बिहार और स्पेशली दिल्ली में बहुत ज्यादा वो हो जाता है, स्मॉग हो जाता है। सुना होगा ना आपने, हर नवंबर में बड़े स्मॉग हो जाती है वहां पे, क्योंकि लोग अपनी फसल जलाते हैं, उसका धुआं पूरा दिल्ली में आ जाता है। उसको कहते हैं स्टेबल बर्निंग।
इसको प्रिवेंट करने के लिए बड़ी सारी गवर्नमेंट बड़ा कुछ कर रही हैं, उनको बायोमास में फ्यूल कन्वर्ट करके दे रही हैं, और इस बजट में कह रहे हैं कि हम उन फार्मर्स को हेल्प करेंगे जो उनका बायोमास बचा हुआ है उसको पैलेट्स में कन्वर्ट करने में। पैलेट्स होता है कोल पैलेट्स, उसको बर्न करेंगे स्लो हीट पे, उसको कोल बना देंगे और उस कोल को यूज करेंगे पावर जनरेशन में। अब वो पैलेट्स का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम है, तो उसकी वजह से थर्मल पावर प्लांट भी जनरेट हो रही है और एमिशन भी कम हो रहा है, समझ रहे हो। और इसकी वजह से क्या होगा, एक तो फार्मर की जो स्टबल होगा जो बर्न करता था पहले, उसका पैसा मिलेगा उसको कि तू अपना स्टबल हमको दे, हम पैलेट्स कन्वर्ट करेंगे तुझे पैसा देंगे। तो पहले तो फार्मर इनकम बढ़ गई, दूसरी चीज एनवायरमेंटली अच्छा हो गया, और तीसरी चीज इसको अच्छे से इस्तेमाल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 38 मेट्रिक मिलियन टन कम हो जाएगा पर ईयर। 1000 मेगावाट के बराबर। हाँ, ये हमारी जनरेशन को तो पता होना चाहिए क्योंकि हमने एमबी एंड गीगा जीबी वगैरह बहुत किया। वही वही बिल्कुल सेम। अच्छा जी, जो SC STs एग्रो फॉरेस्ट्री में काम करना चाहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री पता है, एग्रीकल्चरल ऐसी फॉरेस्ट्री करना जो आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से करो, जिससे आपको कमर्शियल फायदा हो। आप फॉर एग्जांपल बैम्बू लगा दो, अब फॉर एग्जांपल देवदार का काम करो। चंदन तो खैर बहुत रेयरली हो, वो तो सिर्फ आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है सिर्फ वहां लगता है चंदन, रेड सैंडल्स। उसी में तो बनी है ये श्रीवल्ली मूवी, क्या नाम है उसका, पुष्पा। हाँ हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा वही फेमस है चंदन, और इंडिया में सिर्फ वही मिलता है। पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा गवर्नमेंट किस तरीके से अपना पैसा खर्च करके प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज कर रहा है, आओ इन्वेस्ट करो इंडिया में। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्पार्क का काम कर सकती है, स्पार्क दो चलाओ। मैंने कहा ना, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होना चाहिए फ्री इकोनॉमी में। सिर्फ तब जब इकोनॉमी बैठ जाए या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए, वॉर हो जाए, कोरोना जैसी पैंडेमिक हो जाए, इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो जाए, ये ठीक है। सो उसके लिए गवर्नमेंट अपना पब्लिक इन्वेस्टमेंट पंप कर रही है ताकि जो आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ सके। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने का फायदा क्या होता है, देखो अब आपने सुना होगा आईपीओ हो रहा है LIC का, है ना। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी जब कोई भी कंपनी पहली बार अपना शेयर बेचती है मार्केट में, उसको कहते हैं आईपीओ। जब कंपनी पहली बार अपना शेयर बेचती है उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्यों कर रही है LIC ऐसा, जब अब गवर्नमेंट कंपनी थी ही तो क्यों उसको प्राइवेट करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से एक तो आती है एक्सपर्टीज, एक आती है एफिशिएंसी। गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट कम एफिशिएंट होती है कंपेयर टू प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमों को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंसेंटिव मिलते हैं, ना कि उनके नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पे। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं किया जा सकता, है ना। गवर्नमेंट में प्रमोशन होगी तो 3-4 साल बाद ही होगी, आपके परफॉर्मेंस पे बहुत कम होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल लेती है गवर्नमेंट, लेकिन उसका कोई खास इंप्लीमेंटेशन हो नहीं पाता क्योंकि लॉबी है, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी आती है, वहां इनोवेशन होती है, वहां एफिशिएंसी आती है, वहां पर बेटर कस्टमर सर्विस होते हैं, वहां पर बेटर प्रॉफिट्स होते हैं। अब मुझे याद है कि मैंने जियो का फाइबर लगवाया तो शाम हो गया था बड़ा लेट, तो सब कुछ पहुंच गया, लेकिन जो बंदा खंबे पे चढ़ के इसको लगाना था वो नहीं आया। अब इंजीनियर खड़ा था, वो खुद खंबे पे चढ़ गया, उसने लगा के दिया मुझे। मैंने कहा भैया ये तो कमाल है, कल का वेट कर लेते। कहते सर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, इंजीनियर मजदूर से कोई मतलब नहीं, उनको काम चाहिए, या तो मैं करूं या तो किसी से करवाऊं। मैं वापस अगर बिना काम के जाऊंगा तो मुझे मेरी सैलरी नहीं मिलेगी। यहां का कोई इंजीनियर होगा जो लाइन काटने आता है, वो अपने साथ 10 हवारी मवारी लाता है, एक बंदा फैन कर रहा होता है उसको, एक बंदा पानी पिला रहा होता है कि सर 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 जेई साहब जेई साहब जेई साहब जिनको बोलते हैं ना, उनकी वैल्यू ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। उनको अपना टेबल भी मिलता है बैठने के लिए, लेकिन पता नहीं होता है। ये तो सरकारी नौकरी में जो गुजरते हैं जेई साहब बन जाते हैं। हमारे कॉलेज में कहते थे सिविल इंजीनियरिंग की फुल फॉर्म क्या है, करप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सिविल करप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो वो जेई मान के चलता है कि मुझे लाइफ में यही करना है। कितने सारे हमारे जेई जिनको मैं जानता हूं, वो अक्सर मुझे नहीं लगता 11-12 से पहले ऑफिस जाते हैं आराम से। एक वो है ना, एक दूसरे के साथ बड़ा सपोर्ट है कि आज मैं लेट आ गया कल तू लेट आना, वैसा चलता है। और गवर्नमेंट इसमें इंश्योर कर रही है कि इस पे नजर रख सके और उसको कर सके, लेकिन नहीं पॉसिबल ह्यूमनली। जहां पर 130 करोड़ लोग हैं, अब हर डिपार्टमेंट में कैसे करोगे? अब मान लो आपने टेक्नोलॉजी लगा दी वहां पर,
बायोमेट्रिक कर दिया, आया किसी ने पान की पीक मारी, हो गया खराब, क्या करोगे? कुछ करोगे? अब गवर्नमेंट में जब ये चीजें लगती हैं, बायोमेट्रिक, इंटरनेट, ये एक बार ही बजट एलोकेट होता है, हो जाता है। अगर खराब हुआ फिर दोबारा बजट एलोकेट करना, वो लंबा काम चला जाता है। हमारे कॉलेज में बहुत पान मसाला खाते थे लोग, तो उन्होंने एक बड़ा पोस्टर लगाया कि इफ एनीबडी इज फाउंड चीविंग पान मसाला ही विल बी फाइंड, और जो भी था, तो लोगों ने उसी पे पीक मारना शुरू कर दी, उस पोस्टर पे। एनआईटी श्रीनगर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर। हाँ, हर जगह खाते हैं, यूपी बिहार में बड़ा ट्रेंड है ना, वो लोग खाते हैं बहुत। वहां पर ऐसे मतलब नहीं कि आप किसी बड़ी फैमिली से, छोटी फैमिली से, पान मसाला वाला फेमस है वहां पर। और कैसे कैसे मारते हैं, आप दीवार पे जहां बोलोगे वहां मार देंगे, अपना नाम लिख देते हैं दीवार पे पीक मार मार के, समझ लो। तो ये है, ठीक है। आज आपका फिर मॉडर्न एंशिएंट मेडिवल शुरू हो रहा है, कंटिन्यू करो, थोड़ा दिमाग को ऐसे से मालिश करो और शुरू हो जाओ, ठीक है।